जय हिंद फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो महाद्वीप है दरअसल एशिया महाद्वीप है। तो हम लोग अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप। आइए देखते हैं, गौर कीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास आसानी से पहुँच सके सबसे पहले। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं एशिया महाद्वीप। दरअसल जिस एशिया का चर्चा हो रहा है उस एशिया का चहुद्दी को आप सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, और एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है ना, वह हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य। मैंने कहा एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य। उदित सूर्य होता है। और लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, या फिर एशिया का प्रकाश या एशिया का ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को कहा जाता है। आप लोग नोट करते चलिएगा, एटलस भी रखिएगा साथ में। लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है, एशिया का प्रकाश बुद्ध को कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को कहा जाता है। जो आप एशिया का मानचित्र देख रहे हैं, दरअसल सबसे पहले इसका चहुद्दी देखिए। आइए देखते हैं। आप ऊपर का जो समुद्री क्षेत्र देख रहे हैं, दरअसल इसे कहा जाता है आर्कटिक महासागर। जो ऊपर का जो जलीय क्षेत्र है इसका नाम है आर्कटिक महासागर। और एशिया के दक्षिण में आप देख रहे हैं समुद्री क्षेत्र, इसे इंडियन ओशियन या हिंद महासागर कहा जाता है। तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर और एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है, जबकि एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में पैसिफिक ओशियन है, जिसे हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर और एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है, और एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। जबकि एशिया के पश्चिम क्षेत्र में देखिएगा, यहाँ पे पश्चिम क्षेत्र में तो आपको यहाँ पे मिलेगा यूरोप महाद्वीप। यहाँ पे क्या है, यूरोप महाद्वीप और भूमध्य सागर है। यूरोप महाद्वीप और भूमध्य सागर है। और एशिया और यूरोप वास्तव में एक ही भूखंड पर स्थित है, जिसे यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है। एशिया और यूरोप एक ही भूखंड, एक ही जमीन पर स्थित है, जिसे संयुक्त रूप से एशिया और यूरोप को यूरेशिया कहा जाता है। विशेषता की बात यह है कि यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे यूरोप है। एशिया और यूरोप आप यहाँ पे देखिएगा तो एक पर्वत है, रेड कलर का मैंने यहाँ पे लाइन बनाया है। यहाँ पे एक पर्वत है, दरअसल इस पर्वत का नाम है आल्पस पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है, आल्पस पर्वत है सर। चलिए लिखते हैं यहाँ पे आल्पस। ये जो आप पर्वत देख रहे हैं, इस पर्वत का नाम है आल्पस। आल्पस, आल्पस पर्वत। तो जो आप आल्पस पर्वत देख रहे हैं यहाँ पे, यही वाला क्या है, आल्पस पर्वत है, तो रेड वाला। तो आल्पस पर्वत के द्वारा एशिया और यूरोप एक दूसरे से अलग होता है। आल्पस पर्वत से नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ कैस्पियन सागर। ये देख रहे हैं, फिगर बना हुआ है, नाम लिखते हैं सर इसका नाम। इसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन, कैस्पियन सागर यहाँ पे देख रहे हैं, इसका नाम क्या है सर, कैस्पियन सागर है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसे क्या कहेंगे आप, कैस्पियन सागर कहेंगे आप। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा और पहाड़ है रेड कलर का। यहाँ पे एक और पहाड़ है, और इस पहाड़ी को कहा जाता है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत कहा जाता है, काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत के बाद फिर एक समुद्री क्षेत्र है, और इस समुद्री क्षेत्र को ब्लैक सी, ब्लैक सी मतलब क्या होता है, काला सागर। तो इसे काला सागर कहा जाता है, यहां लिख सकते हैं काला सागर कहा जाता है। और उसके बाद आइएगा तो यहाँ पे एक जलसंधि है, बास जलसंधि। अब बास जलसंधि के द्वारा भूमध्य सागर जुड़ जाता है। फाइनली यहाँ पे भूमध्य सागर है, और इन्हीं चीजों के द्वारा एशिया और यूरोप अलग होता है। तो एशिया और यूरोप का विभाजन कई चीजों के द्वारा होता है, जैसे आल्पस पर्वत के द्वारा होता है। आल्पस पर्वत से एक छोटी सी नदी भी निकलती है, जिस नदी का नाम है यूराल नदी। सॉरी, मैंने आल्पस पर्वत बता दिया, मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। इसका नाम आल्पस पर्वत नहीं है सर। आल्पस तो आपको यूरोप में मिलेगा, इटली में, माफ कीजिएगा। आल्पस नहीं है, यूराल पर्वत है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा तो एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, यूराल पर्वत, यूराल। तो एशिया और यूरोप का विभाजन
यूराल पर्वत के द्वारा हुआ है। ठीक है, यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है यूराल नदी। यूराल पर्वत से जो नदी निकलती है यूराल नदी अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है, और कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में काकेशस पर्वत है। काकेशस पर्वत है, और काला सागर और भूमध्य सागर बास जल संधि के द्वारा जुड़ता है। दरअसल यहाँ पे एक सरकरा जल संधि है, जिस जल संधि को बास जल संधि कहा जाता है। और फाइनली इस प्रकार एशिया यूरोप का विभाजन होता है। जबकि एशिया का विभाजन अफ्रीका से किन चीजों के द्वारा होता है, तो एशिया का विभाजन अफ्रीका से एक तो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक नहर मिलेगा यहाँ पे, इस नहर का नाम है सुएज नहर। मैंने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाते समय सुएज नहर का जानकारी दिया है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा इसका नाम है सुएज नहर। और फाइनली सुएज नहर के द्वारा, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से, ये वाला गैपिंग एरिया देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे रेड सी कहा जाता है, लाल सागर। तो सुएज नहर को लाल सागर से जोड़ता है और एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो एशिया और अफ्रीका अलग होता है सुएज नहर के द्वारा। लाल पानी यहाँ पे देख रहे हैं, लाल सागर है, और यहाँ पे छोटा सा खाड़ी है, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, तो अदन की खाड़ी, लाल सागर, सुएज नहर के द्वारा एशिया और अफ्रीका का विभाजन होता है। क्लियर है? अब जरा समझिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा। आप इधर आइएगा तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। और फाइनली बेरिंग जल संधि से उधर चलिएगा तो आपको अमेरिका मिलेगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होता है किसके द्वारा? बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होता है बेरिंग जल संधि के द्वारा। तो यहाँ पे एक जल संधि है, बेरिंग जल संधि। आइए देखते हैं सर, गौर कीजिएगा। तो एशिया महाद्वीप आपने देख लिया, ठीक है। अब एशिया महाद्वीप में कई पार्ट है, जैसे उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया में एक ही देश आता है, हालांकि एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 48 है। एशिया महाद्वीप पे कितने देश है? 48 देश है। लेकिन उत्तरी एशिया में देशों की संख्या कितना है? तो सर उत्तरी एशिया में एक ही देश है, और एक ही देश का नाम क्या है? रूस है। आप ये कंट्री देख रहे हैं, दरअसल इसे ही क्या कहा जाता है? रूस कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, और रूस का क्षेत्रफल यहां से चालू होता है और यूरोप के इस भाग तक है। ये जो एरिया मैं बना रहा हूं, दरअसल इस क्षेत्र तक आपको विस्तार पाया जाता है रूस का। ये वाला एरिया देख रहे हैं पूरा, दरअसल इसे क्या कहा जाता है? रूस कहा जाता है। तो रूस का क्षेत्रफल यहां से लेकर के यहां तक है। रूस की राजधानी मॉस्को है, और रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में है। एम अर्थात मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को कहाँ है? यूरोप में है। रूस का क्षेत्रफल ज्यादा है एशिया में, रूस का क्षेत्रफल ज्यादा है एशिया में, लेकिन रूस का जनसंख्या ज्यादा निवास करता है यूरोप में। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। मॉस्को कहाँ पड़ता है सर? तो रूस की राजधानी मॉस्को कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। और रूस एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल 2 महाद्वीपों में है, एशिया प्लस यूरोप। और एशिया यूरोप को सामूहिक रूप से यूरेशिया कहा जाता है। आइए अध्ययन करते हैं, गौर कीजिएगा। तो जो यहां लिखते हैं सर उत्तरी एशिया, नॉर्थ एशिया लिखते हैं यहाँ पे, या फिर उत्तरी एशिया। तो उत्तरी एशिया महाद्वीप पे कितने देश है? तो यहां लिखते हैं, गौर कीजिएगा, पार्ट 1। तो यहां लिखते हैं टाइप फर्स्ट में उत्तरी एशिया, उत्तरी एशिया। और जिस उत्तरी एशिया का चर्चा हो रहा है सर, गौर कीजिएगा, उत्तरी एशिया में एक देश है, और एकमात्र देश कौन सा है सर? रूस है। उत्तरी एशिया का एकमात्र देश रूस है। अब रूस की कई विशेषताएं हैं। अब पहली विशेषता कि रूस की राजधानी रूस की राजधानी मॉस्को है, और रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में है सर। रूस की राजधानी मॉस्को कहां पड़ता है? यूरोप में है। जबकि रूस का ज्यादातर क्षेत्रफल एशिया में है, और रूस का जो जमीन एशिया में उसे साइबेरिया कहा जाता है। इस पूरे भाग को क्या नाम देंगे आप? साइबेरिया कहेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सर, गौर कीजिएगा कि रूस जो है वह यूरेशिया महाद्वीप में स्थित है। यूरेशिया महाद्वीप मतलब यूरोप प्लस एशिया। यूरोप में भी है और प्लस एशिया में भी है। तो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तार पाया जाता है किसका? रूस का। रूस का एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। तो रूस का जो जमीन एशिया में है, दरअसल उसे
साइवेरिया के नाम से जानते हैं, साइवेरिया। रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है? साइवेरिया कहा जाता है। और जो साइवेरिया देख रहे हैं पूरा एरिया, एरिया दरअसल ये क्या है? रूस है। रूस का जो राजधानी मॉस्को है, यहाँ पे 5 छोटे छोटे सागर हैं, जिसके कारण मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। और रूस की अगली विशेषता यह है, आल्पस पर्वत, सॉरी यूराल पर्वत कहाँ मिलेगा आपको? रूस में मिलेगा। अच्छा, रूस की अगली विशेषता है कि रूस का मुद्रा, जो यहाँ पैसा चलता है उसे मुद्रा बोलते हैं। तो रूस की मुद्रा को रूबल कहा जाता है। रूस का मुद्रा क्या कहलाता है सर? रूबल कहलाता है। रूस की 3 प्रमुख नदियां हैं, और यह तीनों प्रमुख नदियां सालों भर नहीं बहती है। सालों भर नहीं बहने का रीजन है कि रूस का उत्तरी क्षेत्र बर्फीला क्षेत्र है, जिसके कारण पृथ्वी के उत्तर ध्रुव के निकट होने के कारण यह बर्फीला क्षेत्र है। और शीत ऋतु में इन नदियों का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, जिससे कारण पानी का धारा प्रवाहित नहीं हो पाता, बल्कि वही पानी जम जाता है। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आता है, वही बर्फ पिघलने लगता है और वह नदी का रूप लेकर यह नदी आर्कटिक महासागर की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो इन नदियों का नाम कुछ इस प्रकार है, लीना, एनेसी, ओब। ये फेमस नदियां हैं, रूस की फेमस नदियां, उत्तरी एशिया पढ़ रहे हैं, जिसमें से लीना, एनेसी, ओबे रूस की फेमस नदियां हैं। और यहां पर एक झील भी आपको देखने को मिलेगा, यहां पर एक झील भी आपको देखने को मिलेगा। दरअसल ये जो झील है साइबेरिया में है, साइबेरिया में तो रूस का एशियाई भाग साइबेरिया में है। तो इस झील का नाम क्या है सर? तो यहाँ पे जो झील देख रहे हैं, इस झील का नाम है, जो कि विश्व का सबसे गहरा झील है, वैकाल झील, लेक ऑफ वैकाल, वैकाल झील। तो विश्व का सबसे गहरा झील का नाम क्या है? तो वैकाल झील है। यहां लिखते हैं सर, वैकाल, वैकाल झील। और वैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है, आप नोट कर लीजिएगा। वैकाल झील विश्व का सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा झील है, जो कि रूस में पड़ता है। और रूस में और खासियत देखिएगा, तो रूस का ये भाग निकला हुआ है इस तरह से, और आपको ऐसा लगेगा जैसे 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो जो भाग 3 ओर समुद्र से घिर जाता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आप देखिए अपना भारत को, भारत भी तो 3 ओर से घिरा हुआ समुद्र से। तो दक्षिण भारत कैसा है सर? प्रायद्वीपीय भारत है ना। दक्षिण भारत कैसा है? प्रायद्वीपीय भारत है। तो दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत है, रूस का यह भाग भी प्रायद्वीपीय है, जिसके कारण इस प्रायद्वीप को क्या कहा जाता है? तो सर गौर कीजिएगा, रूस का यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय है, रूस का यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय है। और इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र के, इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बाद बेरिंग जल संधि मिलेगा आपको। यहाँ पे जल संधि मिलेगा, जिसका नाम होगा बेरिंग जल संधि। और ये बेरिंग जल संधि का काम क्या है सर? यहां लिखते हैं बेरिंग, बेरिंग, बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जल संधि का काम होगा आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ना। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और बेरिंग जल संधि से उधर चलिएगा तो अमेरिका मिलेगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका। तो आप कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है बेरिंग जल संधि, और आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और यहीं से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, जो कि 180 डिग्री का देशांतर रेखा होता है। यहीं से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, जो कि 180 डिग्री का देशांतर रेखा होता है। आगे की विशेषता जरा समझिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा। यहाँ पे जिस रूस का आप अध्ययन कर रहे हैं, उस रूस की कई विशेषताएं हैं, जिसमें से कैस्पियन सागर का भी नाम आता है। और कैस्पियन सागर खारे पानी का विश्व का सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर खारे जल का, यहां लिखते हैं सर, खारे पानी का। तो खारे पानी का बड़ी झील, तो खारे पानी का विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर खारे पानी का विश्व का सबसे बड़ी झील है, जबकि दुनिया की सबसे गहरी झील लेक ऑफ बैकाल, बैकाल झील है। ठीक है, आपने रूस का अध्ययन कर लिया, क्लियर है। अब यहां जरा देखिए, गौर कीजिएगा। मैंने बता रखा है कि रूस का मुद्रा का नाम क्या है सर? रूबल। रूस का मुद्रा क्या है? रूबल है। तो रूस का विस्तृत अध्ययन आपके सामने है। अब रूस के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तरी एशिया, देख लिए ना। अब पढ़ेंगे हम लोग दक्षिणी एशिया, और उसके बाद ये वाला भाग दक्षिणी एशिया है और ये वाला भाग दक्षिण पूर्व एशिया है। तो आइए दक्षिणी एशिया पहले देख लेते हैं। अच्छा, रूस में कुल, एशिया में कुल कितने देश है? तो एशिया में
अगर कुल देशों की संख्या की बात की जाए तो कुल 48 देश आते हैं। कितना देश आते हैं? 48 देश। लेकिन उत्तरी एशिया में एकमात्र देश रूस है। अभी आप पढ़े क्या? उत्तरी एशिया। तो उत्तरी एशिया की विशेषता आपके सामने है सर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए, उम्मीद है हो गया होगा स्क्रीनशॉट, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। अब मैंने सुविधा के लिए मानचित्र बना रखा है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, गौर कीजिएगा। ये जो मानचित्र देख रहे हैं, दरअसल आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये तो आपका समुद्री क्षेत्र है, और इस समुद्री क्षेत्र को बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। इस क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका अरब सागर है। आप इस तरफ आइएगा तो आपको क्या मिलेगा? जो समुद्री क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे? अरब सागर कहा जाता है इसे। और नीचे आइएगा तो नीचे आपको क्या मिलेगा सर? नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि लिखने में सुविधा हो सके, ठीक है। चलिए सर, यहाँ पे नीचे का क्षेत्र में आइएगा तो नीचे के जलीय क्षेत्र में आपको मिलेगा यहाँ पे इंडियन ओशियन, जिसे हिंद महासागर कहा जाता है। तो नीचे के क्षेत्र में क्या है? हिंद महासागर है। आइए सर अध्ययन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है हिंद महासागर। महासागरों की दुनिया में एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर किया गया है। हिंदुस्तान अर्थात हिंद महासागर, इंडिया अर्थात इंडियन ओशियन, ठीक है। आइए देखते हैं सर, गौर कीजिएगा। अब जिस महासागर का चर्चा हो रहा है, हिंद महासागर का, तो आप यहीं से शुरू कीजिए। यहाँ पे लिखते हैं सर दक्षिण एशिया, यानी ये सेकंड अथी में देखेंगे सर, दक्षिण एशिया। और सर दक्षिण एशिया का एक संगठन है, जिस संगठन को क्या कहा जाता है? सार्क कहा जाता है। दक्षिण एशिया का संगठन को क्या कहता है? सार्क। चलिए यहां देखिएगा। और सार्क में कितने देश है? मैंने कहा दक्षिण एशिया का संगठन को सार्क कहा जाता है। सर नीचे लिखते हैं यहाँ पे, दक्षिण एशिया का संगठन को किस नाम से जानते हैं? सार्क। और याद रहे, सार्क में कितने देश है? सार्क में कितने देश है? तो सार्क में देशों की संख्या है 8। सार्क में कितने देश है? 8 देश है। अब जो सार्क में 8 देश है वो है कौन कौन सा, उसी के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो देखिए, एक देश आपको यहां पे मिलेगा जिसका नाम है मालदीव। यहां पे एक देश मिलेगा मालदीव, और मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। और इधर आइएगा तो वही रावण की लंका, वही रावण जो हंसता था, हा हा हा, समझ रहे हैं बात। तो मालदीव है, और यहाँ पे क्या है? श्रीलंका है। देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका है, मालदीव और श्रीलंका है। और उसके ऊपर चलिएगा तो अपना क्या है? प्यारा भारत, मेरा भारत महान, ठीक है। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, और ये आपका है पाकिस्तान। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं भौगोलिक स्थिति, दरअसल इसे कहा जाता है पाकिस्तान। और इसके ऊपर चलेंगे सर तो आपको मिलेगा अफगानिस्तान। और यहां पे आएंगे तो यहां पे आपका नेपाल है। ये कौन सा देश है? नेपाल है सर, नेपाल। और नेपाल के ऊपर क्या है सर? इसे कहा जाता है भूटान, इसे भूटान कहा जाता है। तो यहां पे नेपाल है और इसे भूटान कहा जाता है। अब आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। नीचे से 8 देश हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक देश यहां भी है, और इस देश का नाम है बांग्लादेश। इसे क्या कहा जाता है? बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि सार्क के कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर है। अब इस सब का अपना अपना राजधानी है और एक एक विशेषता भी है। उन्हीं विशेषताओं पे बात करते हैं। मालदीव की राजधानी माले है, और याद रहे जो मालदीव की राजधानी माले है, मालदीव और नीचे है सर, मालदीव और नीचे है, यहां पे है। मैंने बताया मालदीव की राजधानी कहां है, तो आपका जवाब है कि मालदीव की जो राजधानी है वो है माले। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले है। यहाँ के कैपिटल है सी। और दूसरी व्यवस्था है, दूसरी विशेषता है कि जिस मालदीव का मैंने चर्चा किया है, यह पूरे एशिया महाद्वीप के 48 देशों में से सबसे छोटा देश है। और सबसे छोटा देश है, जनसंख्या में भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश तो वेटिकन सिटी है। और वेटिकन सिटी कहां मिलेगा?
तो यूरोप महाद्वीप है, उसमें इटली एक देश है, इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। रोम के अंदर विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, मालदीव की राजधानी माले है, और यह एशिया का सबसे छोटा देश है। और सर छोटा जो है यह जनसंख्या के मामले में भी है और क्षेत्रफल के मामले में भी है। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में छोटा देश है कौन सा? मालदीव, जो कि एक द्वीपीय देश है। और इसका विस्तार किस महासागर में है? तो मालदीव पाया जाता है, मालदीव जो है वह हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मालदीव की हमने विशेषता जान लिया। मालदीव के बगल में क्या है सर? तो आपको श्रीलंका मिलेगा। मालदीव के बगल में श्रीलंका है, और श्रीलंका और भारत एक दूसरे से अलग होता है एक जलसंधि के द्वारा, और इस जलसंधि को पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि कहा जाता है। तो यहां पर एक जलसंधि मिलेगा आपको, और इस जलसंधि को पाक जलसंधि कहा जाता है। पाक जलसंधि के ऊपर खाड़ी है जिसको बोलते हैं पाक की खाड़ी, और नीचे भी एक खाड़ी है, इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। चलिए इसी चीज को जूम करके समझाते हैं सर, तो समझिएगा ध्यान से। जैसे ये आपका दक्षिण भारत हो गया और ये आपका श्रीलंका हो गया, तो यहां पे जो खाड़ी है ये वाला एरिया, दरअसल इस खाड़ी को कहा जाता है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और नीचे वाला एरिया है उसे बोलते हैं मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ऊपर पाक की खाड़ी, नीचे मन्नार की खाड़ी है। और पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के जो बीच का एरिया है, जो सरकरा समुद्र है, दरअसल यहाँ पे तमिलनाडु का एरिया है, इसी सरकरे समुद्र को कहा जाता है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? जलसंधि। इसे पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि कहा जाता है। और पाक जलसंधि श्रीलंका को भारत से अलग करता है, श्रीलंका को भारत से अलग करता है, जबकि पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है सर। और दूसरी विशेषता यह है कि जो पाक जलसंधि आप देख रहे हैं उसके नीचे मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी में ही यहाँ पे एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप। सवाल आता है कि पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और श्रीलंका और भारत को जोड़ने के लिए दरअसल प्रभु श्री राम ने एक पुल बनाया था जिसे राम सेतु के नाम से जानते हैं, राम सेतु। अब जरा गौर कीजिएगा, जो प्रभु श्री राम जगत जननी सीता माता को वापस लाने के लिए जो पुल बनाए थे, वह पुल यहां से शुरू होता है और इस तरह से आता है यहां तक, श्रीलंका तक। तो ये जो ब्रिज बना हुआ है इसी का नाम क्या है? राम सेतु। दरअसल यहाँ पे जो पुल बना हुआ है उसी ब्रिज का नाम क्या है सर? राम सेतु पुल है। अब राम सेतु पुल को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं सर, गौर कीजिएगा, कहां पे लिखे राम सेतु का सवाल? राम सेतु से सवाल जो नीचे लिखते हैं सर, यहाँ पे राम सेतु, राम सेतु। राम सेतु को आदम का पुल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आदम, आदम का पुल भी कहा जाता है। और यहीं पे राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, एडम्स, एडम्स ब्रिज। तो राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, 3 नाम है इसका। राम सेतु पुल दरअसल कहां से कहां तक है? तो राम सेतु पुल यहां पे आइएगा तो यहां पे एक द्वीप मिलेगा आपको, इस द्वीप का नाम है रामेश्वरम। दरअसल त्रिभुजाकार इस तरह से एक द्वीप है जिसका नाम है रामेश्वरम। तो जो रामेश्वरम नाम का यहाँ पे द्वीप है तमिलनाडु में रामेश्वरम नाम का द्वीप है। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर एक जगह है धनुषकोडी, तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर एक जगह है धनुषकोडी। धनुषकोडी से शुरू होता है और श्रीलंका के एक द्वीप है तलैया मन्नार तक आता है। तो राम सेतु किसको किसको जोड़ता है? राम सेतु जोड़ता है, आप कह सकते हैं धनुषकोडी। अब जो धनुषकोडी नाम का जगह है यह लिख सकते हैं धनुषकोडी 2 कहां? तलैया मन्नार, तलैया मन्नार। तो तलैया मन्नार, अब तलैया मन्नार कहां पड़ता है सर? जो तलैया मन्नार है वो श्रीलंका में है, श्रीलंका का द्वीप है, यहाँ पे श्रीलंका का उत्तरी भाग है। तो श्रीलंका का उत्तरी भाग को कहा जाता है तलैया मन्नार। और धनुषकोडी जो है वो तमिलनाडु भारत का एक राज्य है यहाँ पे, तमिलनाडु। और इसी तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है धनुषकोडी। यहाँ लिखते हैं आपका ये पड़ता है रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम
द्वीप पर स्थित है। जबकि तलैया मन्नार कहाँ है सर? श्रीलंका में है, श्रीलंका में है। आप इसको समझ आइएगा, थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया श्रीलंका में है। रामेश्वरम द्वीप कहाँ पड़ता है? तो रामेश्वरम द्वीप आप कह सकते हैं यहाँ पे कि तमिलनाडु में है सर। रामेश्वरम द्वीप कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तो आपने देख लिया राम सेतु पुल की विशेषता। जिस श्रीलंका का चर्चा हो रहा है, श्रीलंका कर्ज में डूबा हुआ है और चीन से बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है। ऊपर में क्या है? चीन है। चीन से बहुत ज्यादा पैसा कर्जा ले रखा है कौन? श्रीलंका। तो जब चीन से, यही वाला चीन है, चीन से बहुत ज्यादा पैसा कर्जा ले रखा है, उस कर्जा को जब चुका नहीं पा रहा है तो अपना एक बंदरगाह उसे गिरवी रख दिया है, किराए पर दे दिया है एक बंदरगाह। और वह बंदरगाह श्रीलंका के दक्षिण में है। और श्रीलंका के दक्षिण में एक बंदरगाह है जिसे कहा जाता है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा बंदरगाह यहां लिखते हैं सर, ह ध म ब न टोटा। तो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका के दक्षिण में है। इसे श्रीलंका की सरकार ने चीन को किराए पर दे रखा है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन जो है वो किराए पर लिया है और ये 99 सालों के लिए लिया है सर। कितने वर्ष के लिए? 99 वर्ष के लिए लिया है। और चीन ने यहां पर एक निगरानी तंत्र भी लगाया है ताकि हिंद महासागर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। ऐसा चीन ने किया है अपने सुविधा के लिए। अगली विशेषता है कि जिस श्रीलंका का चर्चा हो रहा है, श्रीलंका के दक्षिण में ही अशोक वाटिका है। श्रीलंका के दक्षिण में अशोक वाटिका है, वही अशोक वाटिका जहां जगत जननी माता सीता को रखा गया था। रावण जब सीता का अपहरण किया था तो कहां लेकर आया था? समुद्र से पार और लेकर चला आया था श्रीलंका के दक्षिण में। और श्रीलंका के दक्षिण जहां हम्बनटोटा बंदरगाह है, जस्ट उसके ऊपर अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका है, उसी अशोक वाटिका में जगत जननी सीता माता को रखा गया था। और सीता माता जब प्रभु श्री राम गए रावण का वध किए, तो रावण वध के अवसर पे हम लोग दशहरा मनाते हैं। और उसके बाद फिर रावण वध के बाद जब श्रीलंका से वापस अयोध्या लौटे, उत्तर प्रदेश अयोध्या लौटते हैं, तो उन्हीं के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए अयोध्या वासियों ने उनके सम्मान के लिए घी के दिए जलाए। और इसी दिए जलाने की प्रथा आज भारत में दीपावली कहलाता है, ठीक है। तो दीपावली हम लोग इसीलिए मनाते हैं क्योंकि राम और सीता जब वापस लौटे थे अयोध्या, मतलब राम अपनी पूरी दलबल के साथ पहुंचे थे, पूरी फौज के साथ पहुंचे थे, तो वापसी हुआ था। और भरत राजा थे तत्कालीन, तो भरत तो ऐसा ही थे, वो राजा नहीं खुद को मानते थे। और अयोध्या वासियों के लिए एक नया राजा फिर से कौन बने? प्रभु श्री राम बने। और राम के स्वागत के लिए घी के दिए जलाए जाते हैं, इसीलिए दीपावली हम लोग मनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, गौर कीजिएगा सर। तो श्रीलंका के दक्षिण जिला के बारे में आपने जान लिया है। और श्रीलंका का एक शहर है कोलंबो। श्रीलंका का एक शहर है कोलंबो। श्रीलंका का राजधानी हुआ करता है कोलंबो। हालांकि श्रीलंका की एक और राजधानी है, नई राजधानी है, जिसे कहा जाता है, श्रीलंका की नई राजधानी का नाम है जयवर्धनेपुरम। तो श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं सर। एक राजधानी तो पहले वाला है जो क्या कहलाता है? कोलंबो। एक राजधानी क्या है? कोलंबो। तो कोलंबो शहर कहां पड़ता है? श्रीलंका में। इस तट पे मिलेगा आपको कोलंबो, इसी क्षेत्र में। और मतलब श्रीलंका में आप देखिए ना, मिल जाएगा कोलंबो। तो श्रीलंका की राजधानी कहां है? कोलंबो है। श्रीलंका का एक और राजधानी, अब ये चेंज हो गया है, नया वाला बन गया है। तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम, यानी दोनों शहर यहीं पर पड़ता है, जयवर्धनेपुरम। एक खास बात, महिला जयवर्धनी वहां का एक क्रिकेटर भी हुआ करता था। महिला जयवर्धनी वहां का क्रिकेटर भी हुआ करता था, कैप्टन था। तो उसी का नाम से मैच करता है जयवर्धनेपुरम। तो जयवर्धनेपुरम शहर कहां पड़ता है? श्रीलंका में है। और श्रीलंका की विशेषता जानिए। श्रीलंका का आकृति घोड़े के नाल जैसा है। श्रीलंका का आकृति घोड़े के नाल जैसा है। और श्रीलंका का प्राचीन नाम सिहल द्वीप या सिलोन द्वीप है। श्रीलंका का आकार कैसा है सर? तो श्रीलंका का जो आकार है वो घोड़े के नाल जैसा है, घोड़े के नाल जैसा है। और दूसरी विशेषता है, यहां लिख दिया सर, घोड़े के नाल जैसा है। और श्रीलंका का प्राचीन नाम सिहल द्वीप है। इसे क्या कहा जाता है? सिहल। इसे सिहल या सिलोन द्वीप के नाम से जानते हैं, सिलोन द्वीप। इसे सिहल द्वीप या सिलोन द्वीप कहा जाता है। और ये कब की बात है? जब अपने बिहार में मगध राजा अशोक हुआ करते थे और सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद
कलिंग युद्ध किया था ना उड़ीसा में। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ये बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपना पुत्र महेंद्र, सम्राट अशोक ने अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेज दिया था? श्रीलंका भेज दिया था। तो ये इसकी विशेषता है सर, गौर कीजिएगा। याद रहे कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा हैं। हालांकि पूजा यहाँ लोग रावण का भी करते हैं, यहाँ के लोग रावण को ही भगवान मानते हैं, ठीक ना। वैसे रावण ज्ञानी व्यक्ति था, उसमें कोई शक नहीं। चलिए, कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि तो वही बात है। चलिए यहां देखिए, गौर कीजिएगा। तो श्रीलंका की विशेषता आपने जान लिया, ठीक है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी यहां लिखते हैं, उसका नाम है महाबेली गंगा। महाबेली गंगा। और महाबेली गंगा नाम की क्या है सर? नदी है, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम है महाबेली गंगा। आपने श्रीलंका की विशेषता देख लिया। तो मालदीव, श्रीलंका, ऊपर चलिए क्या मिलेगा? भारत। भारत की विशेषता यह है कि भारत विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। डाक घर वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला देश है। पशुधन, पूरी दुनिया में सर्वाधिक पशु भारत में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत, सर्वाधिक पशुधन वाला देश भारत, ठीक है। और भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली बोले तो दिल्ली, नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी यहाँ पे क्या है? दिल्ली। यमुना नदी के तट पर है, यहां से एक नदी बहती है यमुना नदी, तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। अगली विशेषता, दिल्ली का स्थापना अनंगपाल ने किया था। तोमर नरेश अनंगपाल, तोमर वंश का राजा थे अनंगपाल। अनंगपाल ने ही दिल्ली का स्थापना किया था। और इस तरफ आइएगा तो आपको क्या मिलेगा सर? पाकिस्तान, उसके ऊपर क्या है? अफगानिस्तान है। तो यहां पे इसकी विशेषता जरा समझिएगा ध्यान से। जो भारत का जो उत्तर का जो भौगोलिक स्थिति है, इस क्षेत्र में हिमालय पाया जाता है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय। और हिमालय का एक श्रृंखला चला आया है पाकिस्तान में, और एक श्रृंखला चला गया है अफगानिस्तान में। तो हिमालय का जो भाग पाकिस्तान में है उसे सुलेमान पर्वत कहा जाता है। सलमान नहीं बोल रहे हैं, सुलेमान पर्वत कहा जाता है। हिमालय का जो श्रृंखला पाकिस्तान में है उसे सुलेमान पर्वत कहा जाता है, और अफगानिस्तान में जो भाग चला गया है उसे हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। चलिए सर यहां लिखते हैं, गौर कीजिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पे पर्वत पाया जाता है एक, ठीक है। और इस तरह से यहां भी एक पर्वत पाया जाता है अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे जो पर्वत पाया जाता है इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। मैंने अभी तो बताया आपको, और अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ जो पर्वत है इसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। अफगानिस्तान में जो पर्वत है उसका नाम क्या है सर? हिंदू कुश। हिंदू कुश। तो हिंदू कुश पर्वत कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में है। हिंदू कुश पर्वत कहां है? अफगानिस्तान में है। और पाकिस्तान में जो पर्वत है दरअसल उसका नाम है सुलेमान। सुलेमान, सुलेमान पर्वत। तो सुलेमान पर्वत कहां है? आप कह सकते हैं सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में है और हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में है। अगली विशेषता है कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, अफगानिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। आप पूरे एशिया के 48 देशों में देखिएगा तो सबसे ज्यादा नहरों का विकास हुआ है कहां पे? पाकिस्तान में। और ये नहरों का विकास हुआ है जिसका पानी का स्रोत क्या है? भारत। मतलब यहां से देखिएगा तो मानसरोवर झील पड़ता है तिब्बत में, चीन में। तिब्बत पर राजनीतिक अधिकार किसका है? तिब्बत पर राजनीतिक अधिकार चीन का है, मतलब चीन ही कहिए आप। और यहाँ पे मानसरोवर झील है, इसी मानसरोवर झील से नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है? तो आप कह सकते हैं ये नदी है इंडस रिवर। इंडस रिवर का मतलब होता है सिंधु नदी। तो इस तरह से सिंधु नदी अपना मुहाना बनाती है यहाँ पे। और याद रहे सर, जो सिंधु नाम की नदी है, जो सिंधु नाम की नदी है, दरअसल यही सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, और इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को? सिंधु नदी को कहा जाता है। तो यहां लिखते हैं इसे इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी कहा जाता है, जिसका उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। और मुहाना इस क्षेत्र में आकर बनता है। तो ये क्षेत्र तो सर अरबियन सी है, बोले तो अरब सागर है। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, ये वाला एरिया। तो सिंधु नदी इस तरह से प्रवाहित होती है, ठीक है।
अब जरा समझिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा। जिस पाकिस्तान को आप देख रहे हैं, मैंने बताया इसे नहरों का देश कहा जाता है। इस नदी के माध्यम से कई नहर का निर्माण कर लिया गया है, इसलिए नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का ये वाला एरिया देखिएगा, ये वाला एरिया, तो इसे बलूचिस्तान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बलूचिस्तान कहा जाता है। और बलूचिस्तान में बलूच जाति के लोग रहते हैं, और बलूचिस्तान लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, ठीक है, अपना स्वतंत्रता का मांग कर रहे हैं। और बलूचिस्तानी लोग बलूचिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र का मांग कर रहे हैं। तो यहाँ का जो सरकार है इनके मांग को दबा देता है बार बार। अब जरा सुनिएगा ध्यान से कि जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, यहां के लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत जिंदाबाद का नारा लगाता है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत जिंदाबाद का नारा लगाता है, मोदी जिंदाबाद का नारा लगाता है। इस परिस्थिति में देखा जाए तो हमें तो लगता है कि मोदी जी को सप्लाई कर देना चाहिए कुछ हथियार, वेपन। अब वो हथियार इधर दे देना चाहिए, ये लोग हथियार मारेगा, इंटरनेशनल स्तर पर छवि आएगा कि पाकिस्तान में विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट का कारण क्या था? बलूचिस्तान। ऐसे करके पाकिस्तान को बर्बाद किया जा सकता है। चलिए सर, रियलिटी जरा गौर कीजिएगा। हमने यहां पे कहा वैसे किसी यहां पे देखिएगा, जो बलूचिस्तान का एरिया है, यहाँ पे इसी क्षेत्र में सिंधु नदी के मुहाने पर, यहाँ पे देखिएगा तो एक आपको यहाँ पे बंदरगाह मिलेगा, और इस बंदरगाह का नाम है कराची। सिंधु नदी के मुहाने पर एक शहर है कराची, ठीक है। तो कराची कहाँ पड़ता है सर? तो कराची आप कह सकते हैं सिंधु नदी के मुहाने पर है कराची शहर, ठीक है। और एक और पोर्ट है, यहाँ बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर, ग्वादर बंदरगाह। ऊपर वाला ग्वादर है, नीचे वाला कराची है। तो ऊपर वाला ग्वादर, नीचे वाला कराची है। तो ग्वादर और कराची बंदरगाह कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में है। नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। और इस एरिया में आइएगा तो आपको मिलेगा पंजाब। अब एक पंजाब भारत में है, एक पंजाब यहां भी है, ठीक है। और यहीं पे पड़ता है आपका, उसके नीचे सिंध पड़ता है। ये वाला एरिया क्या है? सिंध। व्यापारिक वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं। और इस क्षेत्र में देखिएगा तो आपको मिलेगा मुल्तान। यहाँ पे क्या है? मुल्तान। पाकिस्तान का मुल्तान शहर मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तन के लिए। और कुछ लोग तो मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं फेस में, महिला लोग लगाती है, मैया लोग लगाती होगी, लड़की लोग फेस में लगाती है, नहीं पूरा। लड़की लोग को कह दीजिए फलना चीज लगाने से गोर होता है, वो कुछ भी लगा लेगी। कह दीजिए गाय के गोबर लगाने से गोर होता है, लगा लेगी लोग। कोयला लगाने से गोर होता है, लगा लेगी लोग। मैया लोग गुस्साइएगा मत, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो जो मुल्तान है, पाकिस्तान का जो मुल्तान है, वह मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और मुल्तान में क्रिकेट स्टेडियम भी है। भारत का एक क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग, और वीरेंद्र सहवाग जा करके पाकिस्तान में पाकिस्तान को हराए थे। टेस्ट मैच चल रहा था, 13 शतक लगाए थे। समझ रहे बात? शतक पर शतक, शतक पर शतक लगाए थे यहाँ पे जाकर के, जिसके कारण वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी गेंदबाजों को धोए थे। सैल्यूट है वीरेंद्र सहवाग को, ठीक है। पूर्व क्रिकेटर, बल्लेबाज रह चुके हैं, भारत का ओपनर है। तो ये जो एरिया देख रहे हैं, दरअसल मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान में मैंने बताया सिंध है। सिंध कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का और भी कई शहर है, जैसे पेशावर। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर, और लाहौर से गुजरती है एक नदी जिसका नाम है रावी नदी। ये छोटी वाली नदी है, देख रहे हैं इधर, तो इस नदी का नाम है रावी नदी। रावी नदी के तट पर एक शहर है जिसका नाम है लाहौर। रावी नदी के तट पर एक शहर है जिसका नाम है एल से लाहौर, और राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। और यहाँ पर क्या है? पेशावर है। और ऊपर चलिएगा तो यहाँ पे आपको रावलपिंडी मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको तक्षशिला। टी से क्या होता है? तक्षशिला। तो पाकिस्तान के मैंने कई शहरों का नाम बताया, जैसे पाकिस्तान का प्रमुख शहरों में से एक है पेशावर। राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। आप नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान का प्रसिद्ध शहर लाहौर रावी नदी के तट पर है, और लाहौर की गंगा कहा जाता है रावी नदी को। लाहौर की गंगा कहा जाता है रावी नदी को। आप ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इसी में तक्षशिला हुआ करता है। तो यहाँ पे तक्षशिला है, उसके नीचे रावलपिंडी है। वैसे पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है जिसे रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, शोएब अख्तर, जो कि
पाकिस्तान का सबसे तेज गेंदबाज है शोएब अख्तर। तो शोएब अख्तर को क्या कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान का आपने कई विशेषता देख लिया है। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर चलिए जरा, तो पाकिस्तान के ऊपर चलिएगा तो मिलेगा आपको अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। और अफगानिस्तान में ही कई शहर हैं, जैसे उन शहरों का नाम लिखते हैं। काबुल है, एक तो काबुल है राजधानी, काबुल के जस्ट नीचे कंधार है। काबुल, कंधार, हेरात, मकरात सब यहीं पे है। काबुल, कंधार, हेरात, मकरात। काबुल, यहां देखिए काबुल है, कंधार है, हेरात है, मकरात है। तो काबुल, कंधार, हेरात, मकरात कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। महमूद गजनी गजनी का शासक था। गजनी एक राजा का भी नाम है और गजनी एक शहर का भी नाम है। तब महमूद गजनी गजनी का शासक था। मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक था। बाबर का जन्म अफगानिस्तान के फरगाना में हुआ था। बाबर का जन्म अफगानिस्तान के फरगाना में हुआ था। और अफगानिस्तान अफीम उत्पादन करता है। अफगानिस्तान कैसा देश है? तो आप कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान है वहां पे अफीम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। अफीम, तो सबसे ज्यादा अफीम कहां होता है? अफीम, अफीम। तो अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की प्रमुख पर्वतमाला का नाम हिंदुकुश पर्वत है। यहाँ की नदियों की बात की जाए तो काबुल नाम की नदी बहती है और वो काबुल नदी का पानी आता है किसमें? सिंधु नदी में आता है। तो सर अफगानिस्तान का मैंने कई शहरों का नाम बताया है। ठीक है, कुछ शहरों का नाम यहाँ पे लिखते हैं सर। एक तो इसकी राजधानी है काबुल और पास में ही है कांधार, कानधार, फिर है हेरात और है मकरात, मकरात। काबुल, कंधार, हेरात, मकरात। फिर है आपका गजनी। गजनी राजा भी था, गजनी शहर भी है। फिर एक शहर है गौर। फिर है फरगाना, फरगाना। मैंने यहाँ पे जिन शहरों का नाम लिखा है ये सभी के सभी कहां पड़ते हैं? अफगानिस्तान में है। ठीक है, फरगाना में बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। मोहम्मद गौरी गौर का शासक था। महमूद गजनी गजनी का शासक था। गजनी क्लास को गजनी में दफनाया गया था। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, और ये सभी शहर कंधार, हेरात, मकरात अफगानिस्तान में पड़ते हैं। अफगानिस्तान सर्वाधिक अफीम का उत्पादन करता है। विश्व में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान। नेक्स्ट बता के देखिएगा। तो आपने इन देशों का विशेषता देख लिया है। अब यहाँ पे देखिए नेपाल है, बगल में क्या है? भूटान, और उसके नीचे बांग्लादेश है। तो इन देशों की भी विशेषता है सर। आइए देखते हैं, गौर कीजिएगा। एक तो बांग्लादेश की राजधानी आपको यहाँ पे मिलेगा ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। तो यहाँ लिखते हैं सर कि बांग्लादेश की कैपिटल, तो यहाँ लिख सकते हैं ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? आपका जवाब होगा ढाका है। मैंने सी लिख दिया है। सी मतलब क्या होता है? कैपिटल। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? ढाका है। और बांग्लादेश गन्ना और जूट का उत्पादन करता है। बांग्लादेश एशिया में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है और एशिया में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। एशिया में सर्वाधिक गन्ना और जूट का उत्पादन बांग्लादेश। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन बगल में ही पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल। और भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश। अभी योगी बाबा है यूपी में, का बा सब बा, बाबा के दरबार बा, समझ रहे हैं बात। अब यहां समझिए, जरा गौर कीजिएगा। तो ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश जूट का उत्पादन करता है, गन्ना का उत्पादन करता है, इन चीजों में प्रथम स्थान पे है। और बांग्लादेश के ढाका में ही 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया था। आप नोट कर लीजिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही 1906 ईस्वी में दरअसल गौर कीजिएगा मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा, दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था। अब जो बांग्लादेश देख रहे हैं ना, इसे नदियों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, अब बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। अब जरा समझिएगा ध्यान से। यहां पर नदी बहती है गंगा नदी इस तरह से, और इधर से मानसरोवर झील से आता है ब्रह्मपुत्रा नदी। और ऐसे हिमालय की कई नदियां हैं जो बांग्लादेश से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में आती है। तो यहां नदियों का कमी नहीं है,
बहुत सारी नदियां हैं, इसलिए नदियों का देश बांग्लादेश और नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। और जो अपना गंगा है उसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना, यमुना नहीं जमुना कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है, जबकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो पद्मा बोले तो गंगा, पद्मा बोले तो गंगा, अब ब्रह्मपुत्र अरे यहाँ लिखते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, अब ब्रह्मपुत्र बोले तो जमुना। जो आप जरा समझिएगा ध्यान से, मैंने 2 पॉइंट यहां लिखा है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, यमुना अलग है सर। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक यमुना यहाँ पे है, यहाँ पे यमुना नदी है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक यमुना नदी। यह नहीं लिखा वहां पे, ज लिखा हुआ है, जमुना, ज लिखा हुआ है, जमुना है। ठीक है, तो जरा समझिएगा ध्यान से। मैंने बताया आपको कि गंगा की सबसे लंबी सहायक है यमुना, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को क्या कहा जाता है? नदियों का देश। यहां लिखते हैं इसे नदियों का देश, नदियों का देश। तो नदियों का देश के नाम से किसे जानते हैं? बांग्लादेश को जानते हैं। और भी बांग्लादेश की विशेषता है जो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य सबसे बड़ा स्थल सीमा है। भारत के आसपास देखिएगा तो कई पड़ोसी देश हैं। उन पड़ोसी देशों में बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगता है। तो भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश जिसका स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा है? तो भारत का वह पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसका बॉर्डर भारत के साथ सबसे ज्यादा लगता है, स्थल सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा है। आपने देख लिया बांग्लादेश। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं आगे। अब बांग्लादेश के ऊपर चलिए, एक तरफ नेपाल एक तरफ भूटान। तो भूटान की राजधानी तो थी 1 मिनट, सर्दी हो गया है थोड़ा। हाँ, चलिए सर आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने कहा, आपको गौर कीजिएगा कि कहाँ थे अभी? अरे यार कहाँ पढ़ा रहे थे अभी? बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ के मुद्रा को नगुल्ट्रम कहा जाता है। यहाँ के मुद्रा, मुद्रा बोले तो पैसा, नगुल्ट्रम कहा जाता है। और बांग्लादेश के मुद्रा टका। बांग्लादेश का मुद्रा टका, भूटान का मुद्रा नगुल्ट्रम, भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान का विदेश नीति भारत देखता है। भूटान का विदेश नीति भारत देखता है सर, विदेश नीति। तो भूटान का विदेश नीति किसके कंट्रोल में है? तो आप कह सकते हैं कि जो अपना भूटान है वह भूटान का विदेश नीति जो है वो भारत के कंट्रोल में है। अब भारत के कंट्रोल में है मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूटान जो है किसका साथ देगा नहीं देगा, तो ये सब डिसीजन कौन लेता है? भारत। नहीं लगता कि भूटान कोई गैर नहीं है, अपना ही है, तो वही बात है। तो सर भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान का विदेश नीति भारत देखता है। और बगल में है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है वो आपको यहां पे मिलेगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू यहां पर है। और फिर आप नीचे देखिएगा तो एक शहर मिलेगा यहां पे, लुम्बिनी। ये वही लुम्बिनी है नेपाल का जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहां पे मिलेगा जनकपुर, वही जनकपुर जहां की सीता माता थी। राम का विवाह, अयोध्या के राजकुमार थे राम, राम का विवाह जनकपुर में हुआ था। राजा जनक की पुत्री थी सीता। तो सीता नगरी जो है वो जनकपुर है। और जनकपुर कहाँ पड़ता है? नेपाल में है। तो नेपाल के मैंने कुछ शहरों का नाम लिखा है, आइए लिखते सर ऊपर।
एक तो नेपाल की कैपिटल राजधानी, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। और नेपाल में ही आपका पड़ता है लुम्बिनी, लुम्बिनी। यहां पे आपका काठमांडू है, उसके नीचे क्या है? लुम्बिनी है। इस तरफ आइएगा तो जनकपुर है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, लुम्बिनी वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नोट कर लीजिएगा, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और फिर आप इस एरिया में देखिएगा तो एक और मिलेगा यहाँ पे जगह, दरअसल उसे कहा जाता है जनकपुर, जनकपुर। और जनकपुर पड़ता है कहाँ पे? तो आप कह सकते हैं नेपाल में है, जहां पे सीता माता का जन्म, मतलब जहां की सीता माता रहने वाली थी। और नेपाल के पास में यहाँ पे देखिएगा तो हिमालय है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है सर? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है वो आपका 8850 मीटर है। 8850 मीटर, 8850 मीटर। पहले तो 48 था, 8848 मीटर, अब कितना है? 8850 मीटर है। और नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं सर? सागर माथा, सागर माथा। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? तो नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका दक्षिण एशिया का चैप्टर समाप्त हो गया। अगले वीडियो जो मिलेगा वो आपका एशिया का 2 और वीडियो आएगा, जिसमें पूरा एशिया समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, जय हिंद।